देश का विकास चाहते हैं, अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो एक अच्छे जनप्रतिनिधि को आपको चुनना है। ये मौका है, 5 साल में एक बार मिलता है और इस मौके का भरपूर लाभ उठाइए और अपना जो अधिकार है, जो आपका हक है, उसकी शक्ति बताइए। इस अपील के साथ INS 24/7 अब हम रुक कर रहे हैं हमारे जो खास मेहमान हैं हमारे नए पैनल का, क्योंकि लगातार आज सुबह से ही लगातार नए नए मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं आज के इस तीसरे चरण के। पूरे देश में जिस तरह से 93 सीटों के लिए 11 राज्यों की वोटिंग का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ यदि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश में 9 लोकसभा सीटों के लिए मतदान का सिलसिला चल रहा है और छत्तीसगढ़ में 7 महत्वपूर्ण आखिरी चरण है छत्तीसगढ़ में ये। और छत्तीसगढ़ से शुरुआत करते हुए जो 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपसे कराते हैं। हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो में मौजूद है निशिकांत पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। नितिन भंसाली जी हमारे साथ स्काइप से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। नितिन जी आपका भी बहुत स्वागत है। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बाबूलाल शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा निशिकांत पांडे जी आपसे ही है, चूंकि आप तो है अब जो 11 के 11 लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, ऐसे में ये जो तीसरा चरण है, जो 7 सीटें हैं, इसमें क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश से आह्वान करता हूं कि आप अपने मतदान का उपयोग कर्तव्य के रूप में करें और मतदान अवश्य करें, ये आपका कर्तव्य है। देखिए, ये जो 7 चरण मतलब 7 लोकसभा का जो चुनाव है, अद्भुत है। अद्भुत किस मायने में है? जो उत्साह और ऊर्जा मैं सुबह से देख रहा हूँ बूथों पे, जब मैं 7 बजे मतदान करने गया था तब से लंबी लाइनें लगी हुई हैं और शानदार मतदान हो रहा है। ये विकसित भारत, सशक्त भारत के निर्माण के लिए मतदान किया जा रहा है और क्यों न किया जाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है, विकास के हमारे कार्य हैं जो तेज गति से चल रहे हैं, जनहितैषी योजनाएं जो अंत्योदय के भाव से हम आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं के किसी भी कारण से जो हमारे परिवार वंचित रह गए थे उनके घर तक योजनाओं को पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी कर रही है। सशक्त नेतृत्व के साथ देश आगे बढ़ रहा है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम, तीसरी कल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो देश की जनता और प्रदेश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सशक्त करने के लिए और अटल जी के स्वप्न को साकार करते हुए प्रदेश की जनता पहली बार 11 के 11 कमल खिलाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सशक्त करेगी। जी जी बिल्कुल। नितिन जी का रुख कर लेते हैं। नितिन जी, आपका कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है इन 7 लोकसभा सीटों को लेकर? क्योंकि आप तो अब 2 के आंकड़े को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है इस बार तो हम 2 भी नहीं छोड़ने वाले हैं कांग्रेस के लिए। नितिन जी जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ, आवाज आ रही है जी। क्या उम्मीद कर रहे हैं इन 7 लोकसभा सीटों से? देखिए, प्रदेश में या कहें देश में कमल मुरझा चुका है और जो ये 11 फूलों की माला बार बार कह रहे हैं कि हम मोदी जी को 11 फूलों की माला पहनाएंगे, तो ये माला जो है ये मुरझा चुकी है। जनता मीटिंग जो है उससे मन बना लिया है और जनता जिस प्रकार चाइना के सामान की मोदी नितिन की जी आपको 1 मिनट रोकूंगी, माफ कीजिएगा। मैं विष्णुदेव साय जी की प्रतिक्रिया मिल रही है, पहले सुनवाते हैं दर्शकों को। मंत्रण को भी ठुकरा दिए तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? लोग राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, ऐसे लोग हैं। सर, लालू प्रसाद यादव का कहना है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, बीजेपी जंगल राज करेगी। अब इन लोगों की बात का कोई मतलब नहीं है। अब लोग विलुप्त प्रजाति के लोग हो जा रहे हैं, है ना। अब जितने भी जो लोग हैं, बाकी लोग, ये सब लोग अपना जीवन भर करप्शन किए हैं। को आप सुन रहे थे, 3 खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में निशिकांत जी है, नितिन भंसाली जी स्काइप के माध्यम से, बाबूलाल शर्मा जी भी दिख रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है बाबूलाल जी आपका भी। और चूंकि नितिन जी की प्रतिक्रिया चल रही थी, नितिन जी कह रहे थे कमल मुरझा गया, लेकिन फिर प्रतिक्रिया हमने विष्णुदेव साय जी की भी बताई। उन्होंने कहा कि ये लोग विलुप्त प्राणी हैं। अब बोलिए नितिन जी। जी नितिन जी, नितिन जी क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है?
तो लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल बाबूलाल जी का रुख करते हैं। बाबूलाल जी, किस तरह देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो आखिरी चरण में इन 7 लोकसभा सीटों पर आप मुकाबला देख रहे हैं, जनता पोलिंग बूथों तक पहुंच रही है, और कहां ज्यादा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में इन 7 सीटों पर? देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रातः जो है कि रायपुर के अंदर प्रतिक्रिया हुई थी, वहां था, लोग भारी संख्या में बूथों तक पहुंचे थे। एक कमी मैंने महसूस की, बूथों में जितनी भीड़ से जो है पोलिंग नहीं, कई लोग निकल के चले जा रहे थे कि भाई इसमें तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, अब नहीं रुक सकते इतने देर। तो ये एक नुकसान, प्रजातंत्र का नुकसान मैं इसको मानता हूँ कि व्यवस्था ढंग की नहीं हो पाई कई जगहों पे। मैं कुछ बूथों पर घूम के आया, वहां पर क्या है, एक की जगह 2 मशीन लगा दी जानी चाहिए। महिलाओं की अलग और पुरुषों की अलग भी हो सकती है, और एक बूथ में 2 बूथ में डिवाइड किया जाना चाहिए था। मैंने ऐसा समझा। 3-3, 4-4 घंटे लोगों को लगेंगे, ऐसा देख करके लोग निकल जा रहे थे। और जहां तक सवाल हम तुलना करें, तो अभी जो आज इस बार जो 7 सीटें आ रही है, आज जिसके चुनाव है, उसमें एक कोरबा की सीट पर जो है कांग्रेस को पूरी उम्मीद है। बाकी लगभग सभी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाली सीटें हैं। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी यहाँ राज कर रही है, सांसद उन्हीं के चुने जा रहे हैं। और वैसे भी देखा जाए तो लोकसभा सीटों का मैं आंकड़ा दिख रहा था, तो लगभग सभी सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत महत्व दिया गया है। हर जगह देखिए, अब रायगढ़ में देखिए, रायगढ़ में 9, मैं अगर 89 से गिनूं, जितने चुनाव हुए, 9 चुनाव हुए, उसमें 7 बीजेपी, और चांपा जांजगीर में देखें तो 9 में 6 बीजेपी, 6 बार बीजेपी, और आप कोरबा देखें तो 1 बीजेपी 2 कांग्रेस, 3 चुनाव वहाँ हुए हैं। और बिलासपुर में देखेंगे 9 में 8 बीजेपी। फुल नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले दूसरे चरण में भी हम जीत रहे हैं, अधिकांश सीटें आ रही हैं, तीसरे चरण में भी उन्होंने अधिकांश सीटें आने की बात कही है। नितिन भंसाली जी जुड़ गए, उनसे समझ लेते हैं। नितिन जी, प्रतिक्रिया भूपेश जी की थी, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, और इसके पहले बाबूलाल शर्मा जी भी कुछ फरमा रहे थे, और वो ये फरमा रहे थे कि जब हम इतिहास की तरफ जाते हैं, चुनावी समीकरणों की तरफ जाते हैं, तो बीजेपी के पक्ष में पिछले इतिहास में हमेशा बीजेपी पर भरोसा करते नजर आए हैं। नितिन भंसाली जी, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? 2 से आगे बढ़ेंगे, और कैसे बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि जब आप राज्य में थे तब भी लोगों ने बीजेपी को चुना आम चुनाव में, तो अब तो राज्य में सत्ता में भी बीजेपी है। हम इतिहास बदलने जा रहे हैं। मैं आपको ये कह दूं, मैंने जैसा कि शुरू में ही कहा कि कमल का फूल जो है वो मुरझा चुका है, और जिस 11 कमल के फूलों की माला ये मोदी जी को सौंपने वाले हैं, वो पूर्ण रूप से मुरझा चुकी है। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी थी। इन 10 सालों में इन्होंने क्या काम किया, मुझे ये बता दे। 10 सालों में आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए ऐसे 10 काम गिना दे जो इन्होंने किए हो, तो मैं मान जाऊंगा कि भाई मोदी जी ने सरकार चलाई। आप इनके भाषण सुनिए, इनके पास खुद की उपलब्धियां बताने के लिए कुछ नहीं है। 10 साल इनको जनता ने जनादेश दिया सरकार चलाने के लिए। 10 साल इन्होंने क्या किया? हर बार सिर्फ नेहरू जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है। अभी भी इनके भाषणों को आप सुनिए, ये कहते हैं भैंस चुरा लेंगे आपकी, आपका मंगलसूत्र बिकवा देंगे, या आपकी संपत्ति हड़प लेंगे। तो मुद्दे देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है ऐसे शब्दों का, ऐसी बातों का उपयोग करते हुए? बिल्कुल मुद्दा विहीन लोग हैं। इनके जो कहते हैं ना कि चाइना के सामान की, मोदी के जुबान की, कहीं कोई गारंटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी साउथ से साफ और नॉर्थ से हाफ होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में आधे से ज्यादा सीटें, 11 में 6 से ज्यादा सीटें कांग्रेस इस बार जीतने जा रही है। और जैसे कि इतिहास की बात हो रही है, तो कांग्रेस इस बार इतिहास बदलने की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो इतिहास बदलने की निशिकांत पांडे जी, नितिन जी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लगभग 6 फूल तो मुरझा ही जाएंगे, आपकी जो माला है 11 फूलों की उसमें से। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, वही कॉन्फिडेंस भूपेश जी के चेहरे पर भी दिख रहा था। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, अब लोगों ने 10 साल का शासन देख लिया है, 2014, 2019 और अब 2024 में मौका है, ये चुनाव अलग है। निशिकांत जी, लेकिन नितिन जी बोल रहे हैं, ठीक है, 3 तारीख तक इनको बोलना है, 3 तारीख तक बोल सकते हैं, अधिकार भी है। इन्होंने बोला कि इतिहास बनाने जा रहे हैं। इतिहास बनाने कांग्रेस नहीं जा रही है, कांग्रेस इतिहास बनने जा रही है, विलुप्त होने जा रही है, प्रदेश से भी और देश से भी। ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और किस दशा और दिशा में है, उसको देखने और समझने की आवश्यकता है। चुनाव कहाँ से शुरुआत हुआ? इंडी गठबंधन बनने से।
जिन्होंने साफ कर दिया कि सनातन को समाप्त करना है। वहां से आगे आए तो महंगाई और बेरोजगारी से होते हुए कहाँ आया चुनाव? लोकतंत्र का समाप्त करना और आरक्षण को समाप्त करना। उससे थोड़ा सा आगे आए तो वोट जिहाद की बात हुई। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन का अगर पूरे कंपेनिंग को देखें तो एक निगेटिविटी का पहाड़ दिखता है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि अद्भुत चुनाव है? चुनाव लड़ता कौन है? चुनाव लड़ता है कार्यकर्ता और संगठन। 365 दिन किसी पार्टी में भगदड़ मची हो जाने की, वो पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ टीवी पे बैठ के बोल रहे कि हम जीतेंगे, और हिम्मत भी कर रहे हैं तो 6। आप देखिए हिम्मत भी कितना कर रहे हैं, 6। हम डंके के चोट में बोल रहे हैं 11 के 11 कमल खिले जा रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत भी नहीं हो रही, क्योंकि स्वप्न में भी 11 नहीं सोच सकते। विषय मात्र इतना है कि आपको ये बात समझनी है कि रामचरितमानस में लिखा हुआ सुमति कुमति सबके उड़ रही, वेद पुराण नाथ सब कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। कहां इतना कुमति लेके घूम रहे हैं, आपस में समन्वय नहीं है, विश्वास की कमी है, नेता पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। बात करते हैं जीतने की, ये कितने सीटों पे चुनाव लड़े? 11। इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि ये बोल दे कि हम 11 सीट जीतेंगे। इनके कार्यकर्ता में विश्वास कहां से आएगा? हम डंके के चोट पे बोल रहे हैं। आप बात कीजिए बस्तर की, 1 लाख प्लस से चुनाव जीत रहे हैं, राजनांदगांव 2 लाख प्लस से चुनाव जीत रहे हैं। किसी भी लोकसभा की बात कीजिए, मैं आपको आंकड़े के साथ बता सकता हूं, क्योंकि हमने जमीन पे काम किया। और ये जमीन पे काम कैसे होता है? देखिए 10 वर्षों में इन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया। पीएम आवास से लेकर जल जीवन मिशन मूलभूत सुविधाओं में आता है। पानी जो है घर तक पहुंचाने का कार्य कब होना चाहिए था? बहुत पहले, 7 दशक तक राजनीति थी। गरीबी हटाओ का नारा देके 3.5 पीढ़ी प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन गरीबी नहीं हटा। मोती के लाल से शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक सफर, राजीव के लाल तक आ गया, लेकिन आज भी बोलते हैं गरीबी हटाएंगे, खटाखट। तो यानी कि ये अपने 7 दशक के राजनीति को ही कोसते हैं कि हमारी सरकारों ने कभी कोई विकास का काम नहीं किया। आज देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कितनी तेजी से चल रहा है। एम्स की बात करें, आईआईएम की बात करें, आईआईटी की बात करें, कौन से सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो स्वप्न था उसको साकार नहीं किया? तो बात यह है कि 65 करोड़ से ज्यादा हितग्राही भारतीय जनता पार्टी के सीधा केंद्र सरकार के लाभार्थी हैं। उनके कारण और हमारे कोटि कार्यकर्ताओं के परिश्रम के प्रकाष्ठा के कारण ये जो 400 पार का संकल्प हम बोल रहे हैं ना, ऐसे ही नहीं बोल रहे। आप देखिए हमारी पार्टी 1980 में बनी, पहला चुनाव हमने 1984 में लड़ा। कांग्रेस पार्टी 404 थी और हम 2 थे। आज देखिए समय का काल चक्र और पहिया कैसा घुमा है कि हम 400 पार की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का आला कमान आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहा है। ये है समय का काल चक्र और पहिया घूमता है। आप अपनी पार्टी को घूम रहा है, निशिकांत जी घूम रहा है, चल रहा है, और जो है परिवर्तन ही जीवन का नियम है, ये तो सभी पे लागू होता है सिद्धांत। तो मैं बाबूलाल शर्मा जी आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले नितिन जी की जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जब निशिकांत जी ने कहा है उस पर कुछ कहना है नितिन जी आपको? देखिए अति अहंकार है, कॉन्फिडेंस हो वहां तक ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंस हो वो तो बहुत गलत बात है। आपका तो गजब का है, भूपेश बघेल भी नहीं कह पाए, अधिकांश बोल के छोड़ दिया आपने, तो 6 बोल दिए। सोनल मैं बता दूं आपको कि शमशान ऐसे लोगों की राख से भरा पड़ा है जो समझते थे कि हमारे बिना दुनिया चल नहीं सकती। तो ये जो कह रहे हैं ना, 10 साल दिया है जनता ने जनादेश। आज प्रधानमंत्री जी के भाषणों में कहीं पे 10 सालों में उन्होंने क्या किया ये बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, एक भी उपलब्धि नहीं है। क्या है ये? आरक्षण को ऐसा करेंगे, आप क्या आपकी भैंस बिकवा देंगे, आपका मंगलसूत्र बिकवा देंगे, आपकी संपत्ति ले लेंगे। ये इस तरीके के जो भाषण जो ये बौखलाहट में दे रहे हैं, ये साफ इशारा कर रहा है कि सत्ता इनके हाथ से निकल गई है। और बहुत सी महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार ने नारे जो थे जनता ने बहुत सुने और देख लिया जनता ने कि कितनी महंगाई की बात और कितनी मोदी सरकार ने क्या काम किया है। जनता आज दिखा रही है नितिन जी, जा रही है पोलिंग बूथों तक और दिखाएगी। और आप और निशिकांत जी दोनों सब्र करिए 3 तारीख तक का, और जो बोलना है बोल लीजिए, क्योंकि 4 को नतीजे बाहर आएंगे, पता चलेगा। बाबूलाल जी मैं आपका रुख कर रही हूँ। निशिकांत जी ने कुछ मुद्दे बताए हैं, इसी तरह कुछ मुद्दे बताए हैं नितिन जी ने। वाकई में ये मुद्दाविहीन चुनाव लगता है 2024 का, या आपको लगता है कि कुछ मुद्दे काम कर जाएंगे? या फिर अभी नितिन जी जो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र की बात करते हैं, गरीबी हटाओ की बात करते हैं, लेकिन हटाते नहीं, लेकिन नितिन जी और उनकी पार्टी फिर जाति धर्म आरक्षण की बात करती है, और फिर निशिकांत जी की पार्टी जो है वो धर्म की बात करती है। वाकई में मुद्दे हैं
या हमेशा की तरह विलुप्त हो गए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इतिहास बदलने वाली बात जो की नितिन बंसाली ने, तो इतिहास तो चमत्कार ही कोई बदल सकता है, अन्यथा जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है गेन कर रही है। और लेकिन इसके अलावा एक बात और भी है कि 1 या 2 सीट में रहने वाली कांग्रेस को 4 सीटों से उम्मीद है। वो 4 सीटें जो है कांकेर, राजनांदगांव, बस्तर और एक कोरबा में 50-50% मान के चल रहे हैं। चांपा जांजगीर में भी इनको उम्मीद है, लेकिन जो है इस बार रिजल्ट 11 के 11 भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं इनको भी गेन होगा। और जहां तक सवाल इनकी बातों का है, तो ये अपनी अपनी बात तो कहेंगे, निश्चित रूप से कहेंगे। लोग क्या सोचते हैं इनकी बातों, इनके बयानों से? लोग सोचते हैं कौन हमारे पेट की बात कर रहा है, कौन हमारे रोजगार की बात कर रहा है, कौन हमारे बारे में सोच रहा है, कौन हमारे जमीनी स्तर पर हमारे को मदद करने आ रहा है अपने बयानों में। तो उसको ध्यान से देखता है, कोई भी जो है उसमें ध्यान से देखता है कि बेरोजगारी की बात कौन कर रहा है, कौन हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, कौन मंगलसूत्र की बात कर रहा है। तो इसमें लोगों के अंदर बड़ी विचित्र प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, बड़ा अजीब सा लग रहा है लोगों को। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलते हैं तो ठीक तो कह रहे हैं, ऐसा होने वाला है। कुछ कहते हैं कि भाई ये क्या है, हिंदू मुस्लिम वाला मसला अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। तो अपने अपने मत है, अपने अपने विचार हैं। लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि इस बार जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जो हमें जानकारी दे रहे हैं, आज जिन मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया जारी है, वहां की पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और बीच बीच में जो तस्वीरें आ रही है वो भी दर्शकों के साथ साझा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण दिन आज बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, नितिन भंसाली कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, निशिकांत पांडे जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के हमारे साथ बैठे हैं, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर रहे हैं। और चूंकि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात हो रही है तो ये सवाल मैं पूछती है नितिन जी से, और निशिकांत जी ने भी उसकी तरफ इशारा किया था, लेकिन उसके पहले ही राधिका खेड़ा नजर आ गई तस्वीरों में, जो हमने दर्शकों को बताया भी बीजेपी का गमछा डालते हुए, पट्टा डालते हुए। और उन्होंने फिर अपनी शुरुआत की कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं राम मंदिर दर्शन के लिए क्या चली गई, उसके बाद मेरे खिलाफ साजिश षड्यंत्र किया गया। नितिन जी देखिए, राधिका जी ने बीजेपी ज्वाइन की, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना, क्योंकि वो मेरी छोटी बहन जैसी रही है और अपने साथ में काफी सारे काम किया है। अब वो क्यों गई, कैसे नहीं, पर ठीक है वो गई, पर उनको इस प्रकार के आरोप पार्टी पे नहीं लगाने चाहिए। उनके मन में, दिमाग में चीजें थी कि मुझे बीजेपी ज्वाइन करनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की बातें करके उनको नहीं जाना था, सीधा चले जाना था जैसे दूसरे लोग जाते हैं। जिस परिवार में रहे उस परिवार को छोड़े तो मेरे हिसाब से उस परिवार का सम्मान करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इतने साल वो भी यहाँ रह गया, पार्टी को विधानसभा का टिकट भी दिया, पार्टी ने मान दिया, सम्मान दिया, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं ये कहूंगा कि जितने लोग छोटे से लेकर बड़े नेता, काफी लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया, भाजपा ने उन्हें अपने दल में शामिल भी किया है और 116 लोगों को बाहरी प्रत्याशी को टिकट दी है। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जिन नेताओं को इतना दिया जो हमारे नहीं तो आपके भी नहीं होंगे, और देखिएगा यही खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना है। भाजपा के काफी अच्छे नेता, मेरे काफी अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं, जिनसे मेरी बातें होती है, वो खुद इन चीजों से अंदर ही अंदर बेहद खफा है। पर क्या है ना, हिटलर शाही चल रही है और मोदी के सामने या अमित भाई शाह के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। तो ये राधिका जी का निजी मामला है, मैंने जैसा कि कहा मैं शुभकामनाएं देता हूँ, पर हाँ ये जरूर कहूंगा राधिका जी, एक तो आपने राधिका जी को छोटी बहन भी कहा, बहन कहती रही कि मैं चीख चीख के हर किसी से मदद की गुहार करती रही, मेरी किसी ने सुनी नहीं। और मैंने लगभग 8 दिन तो इस घटनाक्रम के बाद और उसके पहले जब राहुल गांधी जी न्याय यात्रा के लिए आए थे, तब से वो किस्से बता रही हैं कि क्या क्या हुआ था, पूरे सिलसिलेवार दिखा रही हैं। और उन्होंने पूरी घटना की जानकारी जो सिलसिलेवार मीडिया में आकर दी। उन्होंने कहा कि जो पार्टी महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, मैनिफेस्टो में जो बात को तोड़ तोड़कर अपनी पार्टी में ले जा रहे हैं। सोनल जी, बड़ा अद्भुत विषय नितिन जी बोल रहे हैं। मतलब कांग्रेस भवन में हुआ हंगामा, वो भी भाजपा का प्लानिंग है। आपने एक महिला के साथ अन्याय किया और महिला जब पूछ रही है कब होगा न्याय, तो सबके मुंह पे ताले लगे हुए हैं। और आप नारी शक्ति के सम्मान की बात करते हैं। आपकी महिला बहन
जो आपके कार्यालय में रोके गई और मात्र 6 महीने पहले तीजा पोला में वो मायके आई थी बहन बन के, बेटी बन के। उस बहन का जो भूपेश जी की बहन बताई जा रही थी, भूपेश दाऊ जी ने अपनी बहन की रक्षा नहीं की किसके कहने पे। और जो इन्होंने ट्वीट किया, सबसे बड़ा मजेदार चीज क्या है सोनल जी, कि इन दोनों का आपसी विवाद था। उन्होंने जो ट्वीट किया वो पूरे छत्तीस महतारी को कलंकित करने का काम किया कि कौशल्या माता के मायके में एक नारी असुरक्षित। अरे आपके कांग्रेस भवन में कांड हुआ था, आपको कांग्रेस भवन से जाके न्याय मांगना था, आपको मिलेगा ही नहीं। आज तक किसी महिला को नहीं मिला, आपको कहां से मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, इन्होंने, हमारे मित्र ने कहा कि दक्षिण में हाफ और उत्तर में साफ। ऐसा नहीं है नितिन जी, 2023 में हाफ और 2024 में पूरा साफ। निशिकांत जी, ये जुमले अपने बनाते रहिए, लेकिन होता क्या है ना, एक मिनट में आपको टोक रही हूँ। आपने राधिका जी का विषय चूंकि चल रहा था, इसलिए मैंने कहा कि भाई ये चुनाव के वक्त ही सब क्यों हो रहा है। जो महिला ने 22 साल जिस पार्टी को दिए, अचानक से चुनाव के वक्त वो इतनी खिन्न हो जाती है। वो तब चुप रहती है जब न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ आती है, लेकिन वो आज बोल देती है और आज गमछा भी डाल लेती है। तो फिर भाई नितिन जी और उनकी पार्टी को क्यों ना शक हो, और क्यों ना दीपक बैज जी ये कहें कि वो बीजेपी की भाषा बोल रही है। लेकिन बाबूलाल जी, यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो महत्वपूर्ण विषय इसमें यह है कि जो कुछ इस वक्त देश में चल रहा है, आऊंगी मैं आपके पास निशिकांत जी, जो कुछ इस देश में जिस तरह से अदला बदली चल रही है, देखिए राजनीति में अब कोई विचारधारा तो रही नहीं, सब अपना अपना विस्तार कर रहे हैं। इसीलिए अब किसी को किसी दल से भी मतलब नहीं है। सब जो एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, सब एक साथ जुड़ जा रहे हैं। कब किसी की विचारधारा, हृदय परिवर्तन हो जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। सुबह से शाम में हृदय बदल रहा है, बड़ा ताजुब है। लेकिन जनता का हृदय, ये घटनाएं बदलेंगी जनता पर, या कहें कि वोटों पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? आप किस तरह देख रहे हैं बाबूलाल जी इस पूरे विषय को, जो कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, या बीजेपी जिस तरह से उनको अपने में समा ले रही है, ये कितने पचा पाएगी जनता इस बात को? देखिए, जब समुद्र में जहाज डूबने की अफवाह उड़ती है तो उस जहाज में बैठे हुए लोग कूदने लगते हैं इस डर से कि हम डूब जाएंगे। वो जहाज डूबे न डूबे उसका कुछ पता नहीं, लोग कह रहे हैं कि डूब जाएगा, उस अफवाह पर लोग कूदना शुरू कर देते हैं। वही स्थिति आज कांग्रेस के अंदर में है। पूरी कांग्रेस डूब जाएगी ऐसा तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति के मत में नहीं होगा कि पूरी कांग्रेस पूरी तरह से डूब जाएगी। अब जब जो लोग बदल जा रहे हैं, निश्चित रूप से जब पुराने जो लोग हैं, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि विचारधारा तो अब रही नहीं, बिल्कुल सही बात है, विचारधारा रही नहीं ऐसा नहीं है, विचारधारा है, उसको मानने वाले, उस लीक पर चलने वाले लोग जो है वो हट गए। कहा जाता है ना आजकल सब कुछ व्यापार हो गया है, चाहे किसी भी विधा को ले लीजिए, व्यापार की तरह चलाया जा रहा है। उसी तरह जो है राजनीति में भी कुछ अंश तक जो है व्यापार का पुट आ गया है। लोग यहाँ बिजनेस करने आते हैं, जो अब नए लोग जो आते हैं वो सोच के आते हैं कि कुछ हम कमाएंगे, कुछ पाएंगे, कुछ खोएंगे या फिर पाएंगे। तो ये जो सोच है ना, ये विचारधारा से अलग हो जाती है। विचारधारा वाले लोग आज भी पार्टी के अंदर में हैं, वो विचारधारा को जानते समझते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व के एजेंडे पर जो है बहुत से लोग उस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, वो कट्टरता से जुड़े हुए हैं। हाँ। पूरी कट्टरता, कोई दिक्कत नहीं है उनको वहां पे इस बात को कहने की कि हम हिंदुत्ववादी हैं, हम राष्ट्र प्रेमी हैं। कांग्रेस में जो है इस बात की कमी है कि विचारधारा जो थी कांग्रेस की, उसको लोग भूलने लगे हैं। थोड़ा दिक्कत यहाँ है, लेकिन हाँ, निष्ठावान जो कार्यकर्ता हैं हाँ, वो आज भी उस विचारधारा से जुड़े हुए हाँ, वहाँ टिके हुए हैं और उस जहाज को डूबने की बात को अफवाह कहते हैं। कांग्रेस के उन्हीं की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। बहुत संक्षेप में निशिकांत जी, आप अपनी बात कहना चाह रहे थे, जल्दी से। 22 साल उन्होंने पार्टी को दिया, 22 साल नहीं, 50 साल गुलाम नबी आजाद, कैप्टन अमरिंदर, ऐसे भी लोगों ने पार्टी छोड़ा है। तो इनको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि कहाँ क्या कमी चल रही है, पार्टी में क्या गलत हो रहा है, ये इनको तय करना है। राम विरोधी राष्ट्र अपने भी तो रूठ रहे हैं ना निशिकांत जी, उसको क्यों स्किप करते हैं उस सवाल को? बाबूलाल जी ने कहा था आपसे कि जब आप नए लोग लेंगे तो आपके पुरानों को आहत तो होगा। भाई परिवार बढ़ेगा ना, तो फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें भी हिस्से बांटेदारी हो जाएगी, तकलीफ होगी। निशिकांत जी देखिए, अब जनता तय कर रही है। मैं तो शुभकामनाएं दे सकती हूँ आपको, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो तीसरे चरण का और छत्तीसगढ़ में आखिरी चरण है, ये चूंकि सभी सीटों पर 11 सीटों पर जो है मतदान संपन्न हो जाएगा आज के बाद। बहुत धन्यवाद निशिकांत जी हमसे जुड़ने के लिए। आपका एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, यहाँ पे जल्द लौट रहे हैं, बने नहीं हमारे साथ।